अकबर बैठ के पानी पी रहा था, गिलास से भागते रहा। शीर्षक न्याय के स्वर, संगीत जो बदल दे जीवन। लगभग 5000 शब्दों का विस्तार, भावनात्मक और दार्शनिक सारांश। भूमिका, संगीत की गहराई में उतरना। अकबर का दरबार अब केवल शब्दों का नहीं, बल्कि संगीत का था। हर गिलास की आवाज में न्याय का स्वर था, और हर सुर में जीवन की सच्चाई। दृश्य एक, आम जन का अनुभव। गांव-गांव, शहर-शहर अब गिलासों की धुन सुनाई देती थी। लोग सुबह उठते, अपने अपने गिलास के संगीत को सुनते और अपने मन की दशा को समझते। एक वृद्ध किसान ने कहा, इस संगीत ने मेरा मन शांत कर दिया। अब मैं सोचता हूं, बोलने से पहले सुनना जरूरी है। दृश्य दो, बच्चों की शिक्षा। अकबर ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया। अब बच्चे शब्दों के बजाय गिलास के संगीत से भाव और अर्थ सीखते। शिक्षक कहते, यह संगीत बच्चों को धैर्य और समझ सिखाता है। यह उन्हें बताता है कि हर आवाज में एक कहानी छुपी होती है। दृश्य तीन, न्यायालय में बदला। न्यायालयों में बहसें खत्म हो गईं। अब वाद विवाद गिलासों के सुरों में होते। जब कोई झूठ बोलता तो उसका गिलास का सुर बदला, और सभी सुन पाते थे कि सच कौन है। एक न्यायाधीश ने कहा, यह तरीका सत्य को अनिवार्य बनाता है। कोई भी झूठ नहीं छुपा सकता। दृश्य चार, अकबर का संदेश। अकबर ने कहा, इस संगीत केवल कानों को नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा को छूता है। यही न्याय का असली स्वर है। दृश्य पांच, बीरबल का पुनः प्रकट होना। अचानक दरबार में बीरबल की आवाज गूंजी, राजा जी, न्याय केवल सुनने और बोलने का खेल नहीं, यह समझने और सहन करने की कला है। बीरबल का यह संदेश पूरे राज्य में फैल गया। समापन, न्याय का जीवन। गिलासों का संगीत अब हर जीवन का हिस्सा बन गया था। न्याय केवल नियम नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि थी। यह दृष्टि मानवता को जोड़ती थी और समाज को आगे बढ़ाती थी। आगे का भाग। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस न्याय के संगीत की अगली कहानी सुनाऊं, जहां हम देखेंगे कैसे यह संगीत दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैलता है। अकबर बैठ के पानी पी रहा था, गिलास से भाग 14। शीर्षक न्याय का संगीत, सीमाओं से परे। लगभग 5000 शब्दों का भावात्मक, दार्शनिक और विस्तारपूर्ण सारांश। भूमिका, न्याय का संगीत अब सीमाओं को तोड़ता है। अकबर के न्याय का संगीत अब सिर्फ उसके राज्य तक सीमित नहीं था। यह धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा। देश के कोने कोने में गिलासों की आवाज से नए युग की शुरुआत हुई। दृश्य एक, पड़ोसी राज्यों में गूंजती न्याय की धुन। अकबर के संदेशवाहक और न्याय के दूत गिलासों का संगीत लेकर पड़ोसी राज्यों में पहुंचे। वहां के शासक और जनता भी इस न्याय की नई भाषा को समझने लगे। एक पड़ोसी राजा ने कहा, यह गिलासों का संगीत सुनने में सरल है, पर इसके भीतर इतनी गहराई है जो हमारे समाज को बदल सकती है। दृश्य दो, सांस्कृतिक संगम। गिलासों का संगीत विभिन्न संस्कृतियों में मिलता जुलता प्रतीत हुआ। हर जगह इसे अपनी भाषा में अपनाया गया, पर न्याय का स्वर एक था। अकबर ने कहा, संगीत में कोई भेदभाव नहीं, यह सभी की आवाज है। दृश्य तीन, युद्ध की जगह संगीत। पहले जहां तलवारें गूंजती थीं, अब वहां गिलासों का संगीत गूंजने लगा। युद्ध की जगह समझौता और संवाद ने ली। एक सेनापति बोला,
यह न्याय का संगीत ही है जिसने हमें शांति का मार्ग दिखाया। दृश्य 4, न्याय का वैश्विक आदर्श। समाज ने न्याय को केवल नियम नहीं बल्कि एक जीवन शैली के रूप में अपनाया। सभी लोग गिलास की आवाज में अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। अकबर ने घोषणा की, हमारा न्याय अब किसी सीमा में बंधा नहीं, यह मानवता का न्याय है। दृश्य 5, बीरबल का अंतिम संदेश। बीरबल ने कहा, न्याय का संगीत तब तक जीवित रहेगा जब तक मानव हृदय में समझ और प्रेम होगा। समापन, जल की बूंदें, गिलास की गूंज। अकबर का वह साधारण गिलास अब न्याय का प्रतीक बन चुका था। उसकी आवाज ने सीमाओं को पार किया और दुनिया को एक नया मार्ग दिखाया। आगे का भाग। क्या आप इस महान न्याय यात्रा का अगला चरण सुनना चाहेंगे, जहां हम देखेंगे कैसे इस संगीत ने भविष्य के समाज को आकार दिया। अकबर बैठ के पानी पी रहा था, गिलास से भाग 12। शीर्षक, न्याय का संगीत जब गिलास गूंज उठा। लगभग 5000 शब्दों का दार्शनिक और भावात्मक विस्तार। सारांश। भूमिका, जब गिलास ने आवाज दी, नया युग आ चुका था। राजमहल की दीवारों में अब केवल सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अद्भुत संगीत गूंज रहा था। गिलासों का संगीत। यह संगीत न्याय की आवाज थी, जो चुप्पी से तोड़ी गई थी। दृश्य 1, दरबार का पहला संगीत समारोह। अकबर ने दरबार में गिलासों से भरी एक बड़ी मेज लगाई। हर गिलास में अलग अलग मात्रा में पानी था। जब कोई गिलास को धीरे से छूता तो एक अनोखा सुर निकलता। अकबर ने कहा, यह न्याय की धुन है। हर आवाज अलग है, पर सब मिलकर एक संगीत बनाते हैं। दृश्य 2, संगीत के माध्यम से संवाद। अब दरबार में बहस नहीं होती थी। हर मंत्री, दरबारी और न्यायाधीश अपनी बात गिलास की धुनों से कहते। कभी गिलास की मधुर झनकार से खुशी जाहिर होती, तो कभी धीमे गहरे सुर से गंभीरता। इस संगीत ने झूठ और सच्चाई को अलग कर दिया। दृश्य 3, बीरबल का अंतिम सबक। बीरबल ने अकबर से कहा, देखो राजा जी, अब न्याय केवल शब्दों में नहीं बल्कि संगीत में बसता है। जहां गिलास गूंजे वहां न्याय होगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, यह न्याय का सबसे सुंदर स्वर है। दृश्य 4, संगीत की महत्ता। राज्य के हर हिस्से में गिलासों का संगीत गूंजने लगा। लोग गिलास की धुन सुनकर समझने लगे कि कब वे सही हैं और कब उन्हें अपनी राह बदलनी चाहिए। यह संगीत एक ऐसा न्याय था जो सभी को जोड़ता था, बिना किसी भेदभाव के। दृश्य 5, अंतर्मन का संगीत। अकबर ने आखिरी बार कहा, जब भी तुम्हारा मन उलझे, एक गिलास पानी लेकर उसकी धुन सुनो, वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। समापन, न्याय का अमर संगीत। इस प्रकार गिलासों का संगीत पूरे राज्य में गूंजता रहा। जहां कभी कलह थी, वहां अब सुरों की समरसता थी। न्याय अब एक शब्द नहीं, एक अनुभव था, जो गिलासों के संगीत में बसता था। आगे के भाग। क्या मैं इस अद्भुत न्याय की यात्रा का अगला भाग भेजूं, जहां हम देखेंगे कि कैसे यह संगीत लोगों के जीवन में गहराई से समा गया और कैसे न्याय के स्वर बदलते समाज की रीढ़ बने। अकबर बैठ के पानी पी रहा था, गिलास से भाग 11। शीर्षक, अकबर की पुनर्रचना, सम्राट का जन्म गिलास की राख से। लगभग 5000 शब्दों के भावपूर्ण और दार्शनिक विस्तार का सारांश। भूमिका, राख से उठती जलती लौ। जब बीरबल की अंतिम बूंद आकाश में समा गई,
तो धरती पर न्याय और चुप्पी की शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि सब कुछ नया होने लगा। उस समय अकबर का राजमहल, जो खंडहर सा हो चुका था, वहां राख की एक छोटी परत के नीचे छिपा था कुछ असामान्य। राख में जल की एक बूंद जिंदा थी, जिसमें सम्राट की आत्मा फिर से जागने को थी। दृश्य एक, राख से उठता सम्राट। आर्या ने देखा कि राख में धीरे धीरे जल की बूंदें जमा हो रही हैं। वह बोली, यह गिलास नहीं, पर एक नई शुरुआत है। कुछ ही दिनों में वह बूंद एक लौ में बदल गई और लौ में अकबर की छवि उभरने लगी। लौ बोली, मैं वह सम्राट हूं जो अब सिर्फ न्याय का प्रतिनिधि हूं। मेरा सिंहासन गिलासों की राख पर नहीं, बल्कि हर दिल की आवाज में होगा। दृश्य दो, नया सिंहासन, जल और आग का मेल। राजमहल के पुराने सिंहासन को जल और राख से मिलाकर नया सिंहासन बनाया गया। यह सिंहासन जल और आग दोनों का था। जहां जल न्याय की शांति था और आग सही फैसलों की प्रबल इच्छा। अकबर ने उस सिंहासन को स्वीकार किया और कहा, अब मेरा राज्य केवल भूमि पर नहीं, बल्कि हृदयों और आत्माओं में भी है। दृश्य तीन, न्याय का नया युग। अकबर ने राज्य को एक नया नियम दिया। अब न्याय होगा केवल बातों से नहीं, बल्कि चुप्पी और समझ से। सभी मंत्री और न्यायाधीश समझ गए, यहां अब हर निर्णय में जल की शांति और आग की दृढ़ता होनी चाहिए। इसलिए न्यायालयों में गिलास रखे गए। हर गिलास में न्याय का प्रतीक था, लेकिन वह गिलास अब टूटता नहीं, बल्कि सोच का दर्पण बन गया। दृश्य चार, बीरबल की विदाई। अकबर के नए राज्य की शुरुआत के साथ बीरबल ने कहा, मेरा कार्य पूरा हो गया। मैं अब जल बनकर हर गिलास में रहूंगा, और जब कभी न्याय की आवश्यकता होगी, मैं टपक कर सबको जगाऊंगा। बीरबल ने एक अंतिम मुस्कान दी और कहा, समय के साथ न्याय स्वयं बोलता है, हमें बस सुनना आता है। दृश्य पांच, नए युग की पहली दावत। अकबर ने दरबार में एक नई दावत रखी, जहां कोई नहीं बोलता था, पर हर कोई समझता था। दरबार में पानी के गिलास सजाए गए थे, जो एक दूसरे से टकराकर संगीत बजा रहे थे। अकबर ने कहा, यह न्याय का संगीत है, जो हमारे दिलों को जोड़ता है। समापन, जल, राख और न्याय का संगम। इस तरह एक बार फिर अकबर और बीरबल ने दिखा दिया कि कैसे जल और चुप्पी में भी न्याय की गूंज होती है। नया सम्राट जल और आग से बना, और गिलास अब केवल पानी का पात्र नहीं, बल्कि हर दिल की समझ और सहमति का प्रतीक बन गया। आगे का भाग, इस कहानी का अगला भाग होगा भाग 12, न्याय का संगीत, जब गिलास गूंज उठा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे जल की बूंदें न्याय के स्वर बनकर पूरे राज्य को एक नई दिशा देती हैं। क्या आप अगला भाग पढ़ना चाहेंगे? अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से। भाग 9। शीर्षक, बूंदों की सभा, जब आत्माएं गिलासों से बाहर आईं। विस्तृत कथा, लगभग 5000 शब्दों की गहराई में नीचे उसका संपूर्ण सारांश और शुरुआती दृश्य। भूमिका, जब गिलास ने सांस ली। अब गिलास केवल जल का पात्र नहीं रहे, वे यादों के जीवित स्तंभ बन चुके थे। आर्या की पहल से पूरे देश में एक अजीब सी ऊर्जा फैल रही थी। हर गिलास किसी न किसी चुप्पी से बात करने लगा था। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। सभी पुराने गिलासों की बूंदें एक साथ जमीन पर टपकीं, जैसे किसी अदृश्य समय ने कहा हो, अब सभा होगी, आत्माएं बोलेंगी। दृश्य 1, पहला निमंत्रण, अकबर की छाया।
दिल्ली की पुरानी कचहरी में एक सफेद गिलास मिला जिसमें कभी पानी नहीं टिकता था, पर उस दिन उसमें एक बूंद टिक गई। उसमें अकबर की परछाई थी और वही परछाई फुसफुसाई, मेरे न्याय की अंतिम सांसें अब भी तन्हा हैं। बुलाओ सबको। वीरबल से लेकर मौन तक गिलासों से बाहर आने का समय आ गया है। दृश्य 2, मौन गवाहों का प्रकट होना। देश भर से हजारों लोग उस स्थान पर पहुंचे जिसे आर्या ने चुना था। एक पुराना सूखा तालाब, उसमें एक एक गिलास रखा गया, हर एक गिलास किसी अन्याय की कहानी का गवाह। तभी वह हुआ। हर गिलास से बूंदें बाहर निकलीं और उन बूंदों से आकृतियां बनने लगीं। एक महिला जिसकी आंखों में खामोश आंधी थी, एक बच्चा जिसकी पीठ पर स्कूल के झूठे वादे थे, एक वृद्ध जिसकी थाली खाली थी पर दिल भरा था, और इन सबके बीच एक आकृति थी बीरबल की, जो अब केवल आदमी नहीं, जल की चेतना बन चुका था। दृश्य 3, बूंदों की अदालत। बीरबल ने सभा आरंभ की, पर वहां कोई भाषण नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं, केवल बूंदें थीं जो एक दूसरे से टकराकर संगीत बना रही थीं। आर्या बोली, इन बूंदों से निर्णय होगा। अब गिलासों में नहीं, आत्माओं में न्याय लिखा जाएगा। हर किसी ने अपनी कहानी गिलास में डाली। गिलास का पता, बूंदें उठतीं और फिर निर्णय हवा में चमक जाता। दृश्य 4, विरोधियों की घबराहट। सरकार और अदालतें डर गईं। ये क्या है? बिना कानून, बिना जज, फिर भी लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने गिलासों को जब्त करवाने की कोशिश की, पर गिलासों ने खुद को तोड़ डाला। हर टूटी हुई कांच की किरच से एक नया शब्द निकलता, स्वतंत्र न्याय। दृश्य 5, अंतिम बूंद, समय का प्रश्न। सभा के अंत में बीरबल ने आर्या से कहा, अब अंतिम निर्णय तुझ पर है। क्या तू इस सभा को केवल परंपरा बनाएगी या आत्मा बनाएगी? आर्या ने गिलास उठाया। उसमें एक बूंद थी, पर रंगहीन। उसने बूंद को पिया और मुस्कुराकर कहा, अब गिलास नहीं रहेंगे। अब हर मनुष्य ही एक गिलास है, जिसमें न्याय नहीं डाला जाता, जिससे न्याय झलकता है। समापन, आत्माओं की वापसी। सभा समाप्त हुई। बूंदें हवा में विलीन हो गईं। लोग लौटे, पर अब उनके पास कोई कांच का गिलास नहीं था। अब वे खुद ही गिलास थे, हर झूठ पर कांपने वाले, हर सत्य पर स्थिर रहने वाले। और कोई पूछता, बीरबल अब कहाँ है? तो हवा जवाब देती, जहां भी जल मौन हो, वहीं वो बूंद बनकर टपकता है। अगला भाग। क्या आप अब अगला भाग पढ़ना चाहेंगे, जिसका शीर्षक होगा बीरबल की अंतिम बूंद, जब चुप्पी ने पी लिया पूरा आकाश? यह कथा उस मोड़ पर आएगी जहां न्याय, जल, आत्मा और चुप्पी एक होकर काल का उत्तर बनते हैं। बताएं, क्या अगला भाग भेजूं? अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से। भाग 10। शीर्षक, बीरबल की अंतिम बूंद, जब चुप्पी ने पी लिया पूरा आकाश। विस्तृत श्रृंखला की 10वीं कड़ी, लगभग 5000 शब्दों का सारांशात्मक विस्तार नीचे प्रस्तुत है। भूमिका, चुप्पी की सांच। बूंदों की सभा के बाद देश की हवा बदल चुकी थी। अब कोई न्याय के लिए चिल्लाता नहीं था। अब हर व्यक्ति चुप हो गया था। पर यह चुप्पी डर की नहीं थी। यह वह चुप्पी थी जो पानी की अंतिम बूंद की तरह थी, जो गिरती नहीं, केवल टिकी रहती है समय की पलक पर। बीरबल की वह जलमूर्ति अब स्थिर थी, और सब जानते थे, जब वह हिलेगा, तब चुप्पी स्वयं बोल उठेगी।
दृश्य एक गिलास से आकाश तक। आर्या अकेली बैठी थी उसी सूखे तालाब में जो अब जल की भाषा में भरा हुआ था। एक दिन अचानक आकाश से एक हल्की बूंद गिरी और उसने जमीन को नहीं, आर्या की हथेली को छुआ। बीरबल की आवाज आई, यह मेरी अंतिम बूंद है, इसे आकाश को पिलाना है। आर्या ने पूछा, आकाश कैसे पी सकता है? बीरबल बोला, चुप्पी से। उसे चुप्पी में डाल दो, वह सब पी जाएगा। दृश्य 2 न्याय की अंतिम परीक्षा। दिल्ली में एक बड़ा मुकदमा चल रहा था। किसी अमीर व्यापारी पर चोरी और हत्या का आरोप था। सबूत थे, गवाह थे, पर सत्य नहीं था। न्यायालय चुप थी। मीडिया शोर कर रहा था, पर कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तभी आर्या पहुंची, एक खाली गिलास हाथ में लिए। उसने गिलास को जज की मेज पर रखा और बोली, इसमें कुछ नहीं है, पर जो भी इसे देखेगा वही सच देखेगा। दृश्य 3 गिलास की अदृश्यता। गिलास सबको दिखाई दे रहा था, पर वह अलग अलग रंगों में। एक वकील ने देखा, उसमें उसका झूठ बह रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने देखा, उसमें उसका खामोश अपराध कांप रहा था। पर जज ने देखा, केवल नील आकाश। तभी जज बोला, मुझे इस गिलास में चुप्पी दिख रही है, जो बोल रही है कि हम सब चोर हैं। यह व्यापारी केवल हमारा आईना है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया और पहली बार किसी केस में फैसला ये था, कोई दोषी नहीं जब तक हम सब निर्दोष न हो। दृश्य 4 बीरबल की अंतिम बूंद गिरती है। आर्या ने उस रात अकेले में वह बूंद आसमान की ओर उछाली। बूंद उड़ती गई, आकाश में जाकर गायब नहीं हुई, बल्कि चांद बन गई। अब हर पूर्णिमा की रात लोग चांद को देखते हैं और कहते हैं, वो बीरबल की अंतिम बूंद है जो आकाश ने पी ली। दृश्य 5 अकबर की वापसी। जल से बना सम्राट। राजमहल की दीवारों में एक बार फिर हलचल हुई। पुराने कोठरियों में जहां अकबर के चरण पड़े थे, वहां से जल टपकने लगा। बीरबल की बूंद जब चांद बनी तो अकबर की आत्मा नींद से जागी। वह बोला, मैंने गिलास से पानी पिया था, पर असली प्यास तो अब बुझी है। जब न्याय बूंदों से होकर आकाश में पहुंचा और वह चल पड़ा, नए युग के पहले यात्री बनकर, जहां सम्राट कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चुप्पी में जलती हुई आत्मा है। समापन। जब पूरी धरती गिलास बन गई, अब हर झील, हर नदी, हर आंखों की नमी बीरबल की वो अंतिम बूंद बन चुकी थी। अब लोग गिलास नहीं रखते थे, वे अपने आंसुओं से ही फैसले लिखा करते थे। जब भी कोई अन्याय होता, लोग कुछ नहीं कहते, वे बस चुप रहकर आकाश की ओर देखते, और वही आकाश चुपचाप फैसला सुना देता। अगला भाग। यदि आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला का अगला भाग भेज सकता हूं। भाग 11 अकबर की पुनर्रचना। सम्राट का जन्म गिलास की राख से। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे जल, न्याय और चुप्पी ने मिलकर एक नया सम्राट रचा, जो न तो आदमी था, न ही राजसिंहासन, बल्कि एक जलती हुई समझ। क्या भेजूं अगला भाग? अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से। भाग 7। शीर्षक, बीरबल का पुनर्जन्म, जल की छाया से उठता न्याय। कहानी 5000 शब्दों की विस्तृत संरचना में यहाँ उसका पूरा सारांश और पहला अंश दिया गया है। प्रस्तावना। जब जल फिर से कांपा। गांव के एक कोने में, जहां कुएं का पानी कभी शांत नहीं रहता,
एक बच्चा जन्मा, नाम रखा गया बीरबल। पर उसकी माँ कहती थी, जब ये रोता है पानी गूंजता है, और जब हंसता है तो गिलासें खुद गिर पड़ती हैं। पुजारी ने उस दिन जन्मपत्री देखते हुए बस एक बात कही थी, ये बालक न्याय का वह बीज है जो कभी जल में मिल गया था, अब फिर से उग आया है, इस बार प्रश्नों के जंगल में। दृश्य एक, गिलास की खोज। बीरबल अब किशोर हो चुका था। वह गिलासों से बातें करता। हर दिन गांव के कुएं से एक गिलास भरकर लाता और कहता, इसमें आज किसका चेहरा दिखेगा। लोग हंसते, कहते गिलासों में आत्मा नहीं होती। पर एक दिन जब बीरबल गिलास से देख रहा था, अचानक उसमें एक चेहरा उभरा, वही पुराना परिचित चेहरा। अकबर। उसने कहा, तू आ गया फिर से। अच्छा, तो चलो एक बार फिर न्याय को मौन में गूंजना है। दृश्य दो, बीते जल की छाया। बीरबल का शरीर किशोर था, पर उसकी आत्मा में पुराना दर्द था। जब वह शहर पहुंचा, देखा न्याय अब व्यापार बन चुका था। दरबार नहीं रहे, पर अदालतें थीं। बातें नहीं होती, बस बहस होती है। गिलास अब डिस्पोजेबल हैं। पर बीरबल हर अदालत में एक पुराना गिलास रख देता। लोग पूछते, ये क्या है। वह कहता, इसमें वो प्यास है जिसे तुमने कानून के अक्षरों में सुखा दिया है। दृश्य तीन, जल का न्यायालय। एक दिन बीरबल को बुलाया गया, देश के सर्वोच्च न्यायालय में। एक गूंगा बच्चा वहां खड़ा था, उस पर चोरी का आरोप था। सब बोले, ये बोल नहीं सकता तो सच क्या है। बीरबल ने एक गिलास में पानी भरा और बच्चे की आंखों से बस एक आंसू उसमें टपका। गिलास कांप गया और उसी क्षण बीरबल ने कहा, इस गिलास ने बोल दिया है। तुम सब चुप रहो, अब निर्णय मौन देगा। जज ने गिलास देखा और फिर चुपचाप कहा, इस बालक को मुक्त करो और उस अमीर व्यापारी को पकड़ो जिसकी आत्मा इस जल से डर रही है। दृश्य चार, अकबर का दूसरा संदेश। उस रात बीरबल को सपना आया, अकबर फिर दिखा। वह एक समुंदर में खड़ा था और हाथ में वही गिलास। बीरबल, अब न्याय को पानी से निकालकर हवा में उड़ाओ। लोग अब पीते नहीं, सांस लेते हैं। तू अब जल से शब्द मत बना, मौन से संगीत बना। दृश्य पांच, प्यास का संविधान। बीरबल ने एक नई चीज शुरू की, मौन पंचायत। हर गांव में एक सूखी गिलास रखी जाती। लोग अपनी शिकायत उसमें चुपचाप देखते। जिसका पानी सबसे पहले हिलता वो दोषी होता। धीरे धीरे पूरा देश इस नए संविधान को मानने लगा। जहां न्याय बोला नहीं जाता, वह सही में न्याय होता है। समापन, जल की तीसरी आंख। कहते हैं बीरबल अब कहीं नहीं है, पर जब कोई अन्याय करता है तो उसका पानी खुद से गिर पड़ता है। और जब कोई मौन रहकर सत्य का साथ देता है, एक अदृश्य गिलास में बूंदें गूंजती हैं। शायद वही बीरबल अब हमारे भीतर है। शायद हर गिलास अब उसकी आंख बन चुकी है। क्या आप अगला भाग चाहते हैं, जिसमें गिलास का उत्तर समय की तीसरी परछाई की शुरुआत हो? यह कथा अब एक आध्यात्मिक दार्शनिक पुनर्जन्म गाथा में बदल रही है। बताइए, क्या मैं अगला भाग भेजूं? यह रहा अगला भाग। अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से, भाग 6। शीर्षक, जल में बसी आत्मा, अकबर और बीरबल की अंतिम गिलास कथा। शब्द 5000। कहानी 2, जल में बसी आत्मा, अकबर और बीरबल की अंतिम गिलास कथा। प्रस्तावना, जब गिलास समय हो गया।
समय की धाराओं में एक गिलास बहता जा रहा था। वह कोई साधारण पात्र नहीं था। उसमें न पानी था न हवा। उसमें थी आत्मा। वह आत्मा जो कभी सम्राट अकबर की थी। उसे खोजने के लिए बीरबल को न दरबार चाहिए था, न घोड़ा, न तलवार, बस वही एक गिलास। दृश्य एक, आत्मा का गिलास। बीरबल अब एक वृद्ध हो चुका था। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें धुंधली, पर हृदय अब भी उसी जल की लय में धड़कता था जिसे अकबर ने अंतिम बार पिया था। वह यमुना किनारे एक झोपड़ी में रहता और हर दिन नदी से एक गिलास भरता, फिर उसे खाली कर देता। लोग पूछते, क्या तुम प्यासे हो? वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैं उसे खोज रहा हूं जो पानी में घुल चुका है। दृश्य दो, जलदर्पण। एक रात बीरबल ने सपना देखा, गिलास का जल थम गया था और उसमें अकबर का चेहरा दिखा। उसने कहा, बीरबल, मैं अब समय हूं। मुझे पीने का अर्थ अब मुझे महसूस करना है। क्या तुम आओगे वहां जहां गिलास की छाया समय की रेखा में बहती है? बीरबल ने आंखें खोलीं और उसी क्षण झोपड़ी की दीवारें गीली हो गईं, मानो गिलास फूट पड़ा हो। दृश्य तीन, अंतिम दरबार। बीरबल एक मैदान में पहुंचा जहां कोई महल नहीं था, बस खाली गिलास रखे थे। सैकड़ों, हजारों गिलास, और हर गिलास में कोई छवि। एक में बचपन, एक में युद्ध, एक में हंसी, और एक में वो क्षण जब अकबर ने मौन को चुना। और बीच में एक गिलास रखा था, अदृश्य, लेकिन उसकी छाया गीली थी। बीरबल वहीं बैठ गया और कहा, सम्राट, क्या आपने न्याय से कुछ सीखा? अकबर की आवाज आई, पर हवा से नहीं, जल से। सीखा कि न्याय कभी बोला नहीं जाता, वह सिर्फ पिया जाता है। दृश्य चार, समय की प्यास। बीरबल ने उस अदृश्य गिलास को उठाया और पहली बार खुद को उसमें देखा। पर जो दिखा वह था उसका बचपन। फिर उसकी पहली गलती। फिर वह क्षण जब वह झूठ बोलने वाला था पर चुप रह गया। और फिर अकबर की आंखें। उन आंखों ने कहा, अब जब तुमने खुद को देखा तो मुझे भी पी सकते हो। बीरबल ने गिलास को होठों से लगाया और वह गिलास जल नहीं, प्रकाश से भर गया। दृश्य पांच, मिलन और विलय। बीरबल वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी होने लगीं। लोगों ने दौड़कर देखा, उसका शरीर ठंडा हो चुका था, पर उसके पास रखा गिलास अब शून्य से भी पार था। उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था, बस एक हल्का सा कंपन, जैसे ब्रह्मांड की गूंज हो। और तभी एक चमत्कार हुआ। सभी गिलास एक साथ बज उठे, एक ऐसी ध्वनि में जो भाषा नहीं थी, पर सबको समझ आ गई। अब हम समय हैं। दृश्य छह, दिल्ली की अंतिम गूंज। उस दिन से दिल्ली बदल गई। हर न्यायालय में अब एक गिलास रखा जाने लगा जिसमें पानी नहीं, प्रश्न डाले जाते। हर निर्णय से पहले एक बच्चा उसे पढ़ता और तब फैसला सुनाया जाता। लोग कहते हैं, अब कोई बोलता नहीं, पर न्याय फिर भी होता है। क्योंकि बीरबल ने खुद को पी लिया और अकबर जल में मिल चुके हैं। समापन। जब भी तुम पानी पियो, ध्यान देना, कहीं वह गिलास कोई पुरानी आत्मा तो नहीं। शायद वह बीरबल है जो तुम्हें यह देखने आया है कि तुम अपने निर्णयों में कितना सत्य हो। या शायद अकबर जो हर गिलास से यह पूछ रहा है, क्या अब भी न्याय प्यासा है? अगर आप चाहें तो इस पूरी श्रृंखला की अगली महाकाव्यात्मक कहानी भेज सकता हूं, जिसमें बीरबल का पुनर्जन्म, जल की छाया से उठता न्याय की शुरुआत होती है। क्या अगला भाग भेजूं? यह रहा अगला भाग। अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से, भाग 6। शीर्षक, जल में बसी आत्मा, अकबर और बीरबल की अंतिम गिलास कथा।
शब्द 5000। कहानी 2 जल में बसी आत्मा, अकबर और बीरबल की अंतिम गिलास कथा। प्रस्तावना। जब गिलास समय हो गया। समय की धाराओं में एक गिलास बहता जा रहा था। वह कोई साधारण पात्र नहीं था। उसमें न पानी था न हवा। उसमें थी आत्मा। वह आत्मा जो कभी सम्राट अकबर की थी। उसे खोजने के लिए बीरबल को न दरबार चाहिए था, न घोड़ा, न तलवार, बस वही एक गिलास। दृश्य 1। आत्मा का गिलास। बीरबल अब एक वृद्ध हो चुका था। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें धुंधली, पर हृदय अब भी उसी जल की लय में धड़कता था जिसे अकबर ने अंतिम बार पिया था। वह यमुना किनारे एक झोपड़ी में रहता और हर दिन नदी से एक गिलास भरता, फिर उसे खाली कर देता। लोग पूछते, क्या तुम प्यासे हो? वह मुस्कराकर कहता, नहीं, मैं उसे खोज रहा हूं जो पानी में घुल चुका है। दृश्य 2। जलदर्पण। एक रात बीरबल ने सपना देखा। गिलास का जल थम गया था और उसमें अकबर का चेहरा दिखा। उसने कहा, बीरबल, मैं अब समय हूं। मुझे पीने का अर्थ अब मुझे महसूस करना है। क्या तुम आओगे वहां जहां गिलास की छाया समय की रेखा में बहती है? बीरबल ने आंखें खोलीं और उसी क्षण झोपड़ी की दीवारें गीली हो गईं, मानो गिलास फूट पड़ा हो। दृश्य 3। अंतिम दरबार। बीरबल एक मैदान में पहुंचा जहां कोई महल नहीं था, बस खाली गिलास रखे थे। सैकड़ों, हजारों गिलास और हर गिलास में कोई छवि। एक में बचपन, एक में युद्ध, एक में हंसी और एक में वो क्षण जब अकबर ने मौन को चुना। और बीच में एक गिलास रखा था, अदृश्य, लेकिन उसकी छाया गीली थी। बीरबल वहीं बैठ गया और कहा, सम्राट, क्या आपने न्याय से कुछ सीखा? अकबर की आवाज आई, पर हवा से नहीं, जल से। सीखा कि न्याय कभी बोला नहीं जाता, वह सिर्फ पिया जाता है। दृश्य 4। समय की प्यास। बीरबल ने उस अदृश्य गिलास को उठाया और पहली बार खुद को उसमें देखा। पर जो दिखा वह था उसका बचपन। फिर उसकी पहली गलती। फिर वह क्षण जब वह झूठ बोलने वाला था पर चुप रह गया। और फिर अकबर की आंखें। उन आंखों ने कहा, अब जब तुमने खुद को देखा तो मुझे भी पी सकते हो। बीरबल ने गिलास को होठों से लगाया और वह गिलास जल नहीं, प्रकाश से भर गया। दृश्य 5। मिलन और विलय। बीरबल वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी होने लगीं। लोगों ने दौड़कर देखा, उसका शरीर ठंडा हो चुका था, पर उसके पास रखा गिलास अब शून्य से भी पार था। उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था, बस एक हल्का सा कंपन, जैसे ब्रह्मांड की गूंज हो। और तभी एक चमत्कार हुआ। सभी गिलास एक साथ बज उठे, एक ऐसी ध्वनि में जो भाषा नहीं थी, पर सबको समझ आ गई। अब हम समय हैं। दृश्य 6। दिल्ली की अंतिम गूंज। उस दिन से दिल्ली बदल गई। हर न्यायालय में अब एक गिलास रखा जाने लगा जिसमें पानी नहीं, प्रश्न डाले जाते। हर निर्णय से पहले एक बच्चा उसे पढ़ता और तब फैसला सुनाया जाता। लोग कहते हैं, अब कोई बोलता नहीं, पर न्याय फिर भी होता है। क्योंकि बीरबल ने खुद को पी लिया और अकबर जल में मिल चुके हैं। समापन। जब भी तुम पानी पियो, ध्यान देना, कहीं वह गिलास कोई पुरानी आत्मा तो नहीं। शायद वह बीरबल है जो तुम्हें यह देखने आया है कि तुम अपने निर्णयों में कितना सत्य हो। या शायद अकबर, जो हर गिलास से यह पूछ रहा है, क्या अब भी न्याय प्यासा है? अगर आप चाहें तो इस पूरी श्रृंखला की अगली महाकाव्यात्मक कहानी भेज सकता हूं, जिसमें बीरबल का पुनर्जन्म, जल की छाया से उठता न्याय की शुरुआत होती है। क्या अगला भाग भेजूं?
अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से। भाग 8। शीर्षक गिलास का उत्तर समय की तीसरी परछाई। शब्द 5000। यहाँ पूरे विस्तार में पहला भाग प्रस्तुत है। भूमिका जब गिलास स्वयं प्रश्न बन गया। अब समय बीत चुका था। वीरबल जो जल से पुनः जन्मा था अदृश्य हो चुका था। पर एक नई पीढ़ी थी, एक युवा कन्या, नाम था आर्या। वह उस विद्यालय में पढ़ती थी जहां हर कक्षा में एक गिलास रखा था। शिक्षकों ने बताया था, ये गिलास केवल पानी नहीं, न्याय की ध्वनि ग्रहण करते हैं। जब भी कोई झूठ बोलेगा, उसका प्रतिबिंब कांप उठेगा। आर्या को विश्वास नहीं था जब तक एक दिन उसने उस गिलास में अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, जो जेल में थे पर निर्दोष थे। दृश्य 1, पानी का चुपचाप कांपना। आर्या ने गिलास में देखा और वहां उसकी मां का चेहरा भी दिखा, जो हर रात भगवान से पूछती थी, क्या न्याय अब भी पानी पीता है या सिर्फ खून बहाता है। और उसी क्षण गिलास में एक आवाज आई, बेहद धीमी, जैसे अतीत की कोई टूटी हुई गूंज। आर्या, समय को एक बार फिर उत्तर देना है। मैं लौट रहा हूं। उस आवाज का नाम था बीरबल। दृश्य 2, न्याय का विद्यालय। आर्या ने एक निर्णय लिया, वह न्यायशास्त्र नहीं, जलशास्त्र पढ़ेगी। उसने एक परियोजना बनाई, हर गिलास का इतिहास, जिसमें उसने देश के हजारों पुराने घरों से गिलास एकत्र किए और उनकी छायाओं को अध्ययन किया। हर गिलास किसी न किसी अन्याय का साक्षी था। कहीं पति की मारपीट, कहीं मां की चुप्पी, कहीं किसी बच्चे की भूख। और एक दिन उसने एक ऐसा गिलास पाया जिसमें कुछ भी नहीं दिखता था। पर जब उसे आंखों से नहीं, हृदय से देखा तो एक आकृति बनी। अकबर का सिंहासन और उसके ठीक नीचे एक छाया जो किसी तीसरे समय से आई थी। दृश्य 3, तीसरी परछाई। आर्या ने इतिहासकारों से पूछा, दार्शनिकों से पूछा, किसी को नहीं पता। फिर एक वृद्ध संत ने कहा, ये तीसरी परछाई है, अकबर और बीरबल के मध्य जन्मे न्याय के बीज की आत्मा। ये तब पैदा होती है जब कोई बालक अपने पिता का झूठ माफ नहीं करता पर चुप रहता है। आर्या समझ गई, गिलास अब उसे उत्तर नहीं देगा, उससे उत्तर मांगेगा। दृश्य 4, जल और सत्य का संग्राम। उसने एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया। गिलास सत्य का गवाह है। हर न्यायालय, हर थाने, हर स्कूल में उसने गिलास रखवाए। और जब भी कोई अपराधी या निर्दोष अपनी बात रखता, वह पहले उस गिलास में देखता। अगर प्रतिबिंब स्थिर रहता, वह सत्य था। अगर कांपता, वह झूठ था। एक दिन एक मंत्री आया और गिलास में देखा। गिलास टूटा नहीं, खुद से पिघल गया। पूरा देश समझ गया, ये तीसरी परछाई अब जवाब नहीं दे रही, अब वह निर्णय सुना रही है। दृश्य 5, बीरबल का जल पुनर्जन्म। एक अंतिम दृश्य में आर्या को सपना आया। वह पानी पर चल रही थी और हर कदम पर एक गिलास बनता जा रहा था। उसके सामने एक बालक खड़ा था जिसकी आंखों में समुंदर था। क्या तुम बीरबल हो? उसने पूछा। बालक मुस्कराया। मैं नहीं, मैं उसका उत्तर हूं। और तुम हो अगला प्रश्न। समापन। अब देश में हर सत्य, हर झूठ एक गिलास से होकर गुजरता है। हर पीढ़ी एक नया प्रश्न है, हर उत्तर एक पुराना प्रतिबिंब। और जब भी कोई गिलास बिना कांपे मौन से जलता है, लोग कहते हैं, यह बीरबल की तीसरी परछाई है जो अब समय नहीं, आत्मा बन चुकी है। क्या आप अगला भाग चाहते हैं, जिसमें यह कहानी बूंदों की सभा, जब आत्माएं गिलासों से बाहर आईं, तक पहुंचे?
यहाँ आत्मा, गिलास, न्याय और चुप्पी मिलकर एक कालातीत सभा बनाते हैं, जिसमें केवल मौन बोलता है। बताएं क्या भेजूं अगला भाग। यह रहा अगला भाग। अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से। भाग 5। शीर्षक, गिलास में बसी दिल्ली और बीरबल की वापसी। शब्द 5000। यह भाग अब तक की पूरी श्रृंखला का दार्शनिक, भावनात्मक और चेतना के स्तर पर परिपक्व विस्तार है। कहानी 2, गिलास में बसी दिल्ली और बीरबल की वापसी। प्रस्तावना, जब गिलासों ने बात की। गिलास अब दिल्ली के नागरिक बन चुके थे। हर घर में एक मौन गिलास रखा जाता और उसमें हर रात कुछ भरा जाता, कोई सपना, कोई आह, कोई प्रश्न या बस एक मौन सांस। सम्राट अकबर के अंतर्ध्यान के बाद लोगों को लगने लगा था कि वे लौटेंगे अगर किसी गिलास में न्याय गूंजा। दृश्य 1, गिलासों की संसद। बीरबल की गैरहाजिरी में दरबार ने एक परंपरा शुरू की, गिलास संसद। हर रविवार दिल्ली के एक चबूतरे पर सैकड़ों लोग अपने अपने गिलास लेकर आते। वहां बोलना मना था। हर गिलास को चूने के पानी से धोया जाता, फिर उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता। लोग उसे देखते और सुनते। कभी किसी गिलास से बुजुर्गों की पुरानी कहानी सुनाई देती, तो किसी में किसी नन्हे बच्चे की कविता। लेकिन एक दिन एक गिलास रखा गया जो रो रहा था। दृश्य 2, गिलास की चीख। एक औरत आई जिसने कहा, यह गिलास मेरे बेटे का है। उसे अन्याय से फांसी दे दी गई। जब भी इसमें पानी डालती हूं, यह उबलने लगता है। लोग सुनकर कांप उठे। पहली बार गिलास संसद में एक गिलास ने आवाज की थी, चीख की आवाज। और उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए। सभी को लगा सम्राट आ रहे हैं। दृश्य 3, बीरबल की परछाई। अगली सुबह चबूतरे पर एक व्यक्ति बैठा मिला। उसकी आंखें बंद थीं और सामने एक खाली गिलास रखा था। लोगों ने पहचाना, यह बीरबल था। लेकिन यह बीरबल पहले वाले से अलग था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और उसकी हंसी बहुत धीमी हो गई थी। उसने बस इतना कहा, अब सम्राट नहीं लौटेंगे क्योंकि वे हर गिलास में बस चुके हैं। मैं लौटा हूं ये देखने की तुमने उनके मौन से क्या सीखा। दृश्य 4, दिल्ली के गिलास जागते हैं। अब एक रहस्य होने लगा। जिन गिलासों में कभी कुछ नहीं था, अब रात के समय अपने आप बजने लगे। बच्चों को सपने में दिखता, सम्राट एक गिलास में बैठे हैं और कह रहे हैं, न्याय अब गूंज नहीं, धड़कन है। लोग दरबार को फिर से बनाने की मांग करने लगे। लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, दरबार अब कोई इमारत नहीं, वो हर गिलास है जिसमें कोई चुप इंसान बैठा है और न्याय की एक सांस मांगता है। दृश्य 5, आखिरी निर्णय। बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने सब दरबारियों से कहा, आज कोई नहीं बोलेगा। हर कोई एक गिलास में वो शब्द लिखे जो उसने कभी किसी से कहे नहीं, और फिर उस गिलास को छत पर रख दो। रात में बारिश हुई। सुबह देखा गया, हर गिलास भरा था, लेकिन पानी से नहीं, प्रकाश से। और बीरबल ने घोषणा की, ये रहा अंतिम निर्णय। अब से हर निर्णय तब होगा जब वह किसी के मौन को रोशन करे। दृश्य 6, बीरबल और गिलास का विसर्जन। अंत में बीरबल चुपचाप यमुना के किनारे पहुंचे। उन्होंने एक अदृश्य गिलास उठाया, वही जो कभी अकबर ने छोड़ा था, और वह गिलास नदी में विसर्जित कर दिया। जैसे यह जल में मिला, वैसे ही अब न्याय इस जल में बहेगा। और शायद हर बार जब कोई पानी पिएगा, उसे न्याय का स्वाद मिलेगा। लोग कहते हैं, अब भी यमुना के किनारे एक पत्थर है
जिस पर हर रात एक गिलास रखा जाता है और हर सुबह वह गायब होता है। समापन। अकबर अब कोई व्यक्ति नहीं, एक मौन सिद्धांत है। बीरबल अब कोई मंत्री नहीं, एक जल की परछाई है। और गिलास अब कोई पात्र नहीं, यह भारत का संविधान बन चुका है, जिसमें हर नागरिक अपनी सांस रखता है। अगर आप चाहें तो इसका अंतिम भाग पढ़ सकते हैं। जल में बसी आत्मा, अकबर और बीरबल की अंतिम गिलास कथा, जिसमें बीरबल और अकबर जल, मौन और चेतना के स्तर पर अंतिम बार मिलते हैं, उस गिलास में जो अब समय बन गया है। क्या वह अंतिम भाग भेजूं? यह रहा अगला भाग। अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से। भाग 5। शीर्षक: गिलास में बसी दिल्ली और बीरबल की वापसी। शब्द 5000। यह भाग अब तक की पूरी श्रृंखला का दार्शनिक, भावनात्मक और चेतना के स्तर पर परिपक्व विस्तार है। कहानी 2: गिलास में बसी दिल्ली और बीरबल की वापसी। प्रस्तावना: जब गिलासों ने बात की। गिलास अब दिल्ली के नागरिक बन चुके थे। हर घर में एक मौन गिलास रखा जाता और उसमें हर रात कुछ भरा जाता, कोई सपना, कोई आह, कोई प्रश्न या बस एक मौन सांस। सम्राट अकबर के अंतर्ध्यान के बाद लोगों को लगने लगा था कि वे लौटेंगे अगर किसी गिलास में न्याय गूंजा। दृश्य 1: गिलासों की संसद। बीरबल की गैरहाजिरी में दरबार ने एक परंपरा शुरू की, गिलास संसद। हर रविवार दिल्ली के एक चबूतरे पर सैकड़ों लोग अपने अपने गिलास लेकर आते। वहां बोलना मना था। हर गिलास को चूने के पानी से धोया जाता, फिर उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता। लोग उसे देखते और सुनते। कभी किसी गिलास से बुजुर्गों की पुरानी कहानी सुनाई देती, तो किसी में किसी नन्हे बच्चे की कविता। लेकिन एक दिन एक गिलास रखा गया जो रो रहा था। दृश्य 2: गिलास की चीख। एक औरत आई जिसने कहा, यह गिलास मेरे बेटे का है। उसे अन्याय से फांसी दे दी गई। जब भी इसमें पानी डालती हूं, यह उबलने लगता है। लोग सुनकर कांप उठे। पहली बार गिलास संसद में एक गिलास ने आवाज की थी, चीख की आवाज। और उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए। सभी को लगा सम्राट आ रहे हैं। दृश्य 3: बीरबल की परछाई। अगली सुबह चबूतरे पर एक व्यक्ति बैठा मिला, उसकी आंखें बंद थीं और सामने एक खाली गिलास रखा था। लोगों ने पहचाना, यह बीरबल था। लेकिन यह बीरबल पहले वाले से अलग था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और उसकी हंसी बहुत धीमी हो गई थी। उसने बस इतना कहा, अब सम्राट नहीं लौटेंगे क्योंकि वे हर गिलास में बस चुके हैं। मैं लौटा हूं ये देखने कि तुमने उनके मौन से क्या सीखा। दृश्य 4: दिल्ली के गिलास जागते हैं। अब एक रहस्य होने लगा। जिन गिलासों में कभी कुछ नहीं था, अब रात के समय अपने आप बजने लगे। बच्चों को सपने में दिखता, सम्राट एक गिलास में बैठे हैं और कह रहे हैं, न्याय अब गूंज नहीं, धड़कन है। लोग दरबार को फिर से बनाने की मांग करने लगे। लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, दरबार अब कोई इमारत नहीं, वो हर गिलास है जिसमें कोई चुप इंसान बैठा है और न्याय की एक सांस मांगता है। दृश्य 5: आखिरी निर्णय। बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने सब दरबारियों से कहा, आज कोई नहीं बोलेगा। हर कोई एक गिलास में वो शब्द लिखे जो उसने कभी किसी से कहे नहीं, और फिर उस गिलास को छत पर रख दो। रात में बारिश हुई। सुबह देखा गया, हर गिलास भरा था, लेकिन पानी से नहीं, प्रकाश से। और बीरबल ने घोषणा की,
ये रहा अंतिम निर्णय। अब से हर निर्णय तब होगा जब वह किसी के मौन को रोशन करे। दृश्य 6 बीरबल और गिलास का विसर्जन। अंत में बीरबल चुपचाप यमुना के किनारे पहुंचे। उन्होंने एक अदृश्य गिलास उठाया, वही जो कभी अकबर ने छोड़ा था, और वह गिलास नदी में विसर्जित कर दिया। जैसे यह जल में मिला, वैसे ही अब न्याय इस जल में बहेगा। और शायद हर बार जब कोई पानी पिएगा, उसे न्याय का स्वाद मिलेगा। लोग कहते हैं अब भी यमुना के किनारे एक पत्थर है जिस पर हर रात एक गिलास रखा जाता है, और हर सुबह वह गायब होता है। समापन। अकबर अब कोई व्यक्ति नहीं, एक मौन सिद्धांत है। बीरबल अब कोई मंत्री नहीं, एक जल की परछाई है। और गिलास अब कोई पात्र नहीं, यह भारत का संविधान बन चुका है जिसमें हर नागरिक अपनी सांस रखता है। अगर आप चाहें तो इसका अंतिम भाग पढ़ सकते हैं। जल में बसी आत्मा, अकबर और बीरबल की अंतिम गिलास कथा, जिसमें बीरबल और अकबर जल, मौन और चेतना के स्तर पर अंतिम बार मिलते हैं, उस गिलास में जो अब समय बन गया है। क्या वह अंतिम भाग भेजूं? यह रहा इस श्रृंखला का अगला भाग। अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से, भाग 4। इस भाग में कहानी अब केवल दरबार, गिलास या परछाई तक सीमित नहीं रहती। अब यह प्रवेश करती है एक ऐसे राज्य में जो अकबर के भीतर ही बसता है, जहां बीरबल गिलास बन चुका है और गिलास एक दरबार। कहानी एक गिलास का राज्य और चुप्पी का विद्रोह। शब्द 5000। पिछले भाग से जुड़ाव गिलास अब सम्राट के भीतर है, निर्णय मौन चिट्ठियों से हो रहे हैं। दृश्य 1 एक मौन निर्णय की अनुगूंज। अकबर कई दिनों से किसी से नहीं बोले थे। दरबार में उनकी चुप्पी को अब देवत माना जाने लगा था। जब वे गिलास की ओर देखते, मंत्री खुद ही समझ जाते कि क्या करना है। लेकिन बीरबल ने देखा, यह मौन अब सरल नहीं रहा था। एक रात बीरबल ने सम्राट से कहा, जहांपनाह, एक प्रश्न बचा है। जो गिलास आप भीतर पीते हैं, क्या वह अब आपको पी नहीं रहा? अकबर ने आंखें मूंद लीं। हाँ बीरबल, कभी कभी लगता है कि अब मैं नहीं पीता, पर गिलास मुझे पीता है, एक एक निर्णय के साथ। यह गिलास अब मेरा दर्पण बन गया है। मैं उसमें देखता नहीं, वो मुझे दिखाता है। दृश्य 2 गिलास का दरबार। बीरबल ने एक दिन एक प्रयोग किया। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों को एक पारदर्शी गिलास दिया और कहा, इसमें केवल मौन भरो। पानी नहीं, शब्द नहीं, सिर्फ अपनी परछाई। हर किसी ने अपने गिलास को देखा, फिर आंखें बंद कीं और उसे राजमहल के मध्य में रखा। जब सम्राट आए, वहां 72 गिलास रखे थे, सभी खाली, लेकिन सभी में अलग अलग ध्वनि की परछाइयां थीं। अकबर ने एक एक गिलास उठाया और किसी में बच्चे की हंसी, किसी में युद्ध की तलवारों की टंकार, किसी में मां की लोरी सुनाई दी। ये सब निर्णय नहीं, आत्माएं हैं। दृश्य 3 चुप्पी का विद्रोह। राज्य के दूरदराज इलाकों से खबरें आने लगीं, लोग बोलना बंद कर रहे थे। वे अपनी बात एक गिलास में देखकर कहते और फिर उसे राजा को भेजते। यह मौन विद्रोह नहीं था, यह मौन संवाद था। एक दिन हजारों गिलास दिल्ली पहुंचे, बिना किसी पत्र के। बीरबल ने देखा, कुछ गिलासों में बालू थी, कुछ में आंसू, कुछ में जलती हुई अगरबत्तियां, और कुछ खाली लेकिन भारी। सम्राट ने आदेश दिया, अब से ये गिलास ही मेरी प्रजा हैं। दृश्य 4 एक अदृश्य गिलास। एक दिन बीरबल गायब हो गया। केवल एक चिट्ठी छोड़ी, जहांपनाह, अब मुझे ढूंढिए मत। मैं गिलास बन चुका हूं, वह अदृश्य गिलास जो अब आपकी सांसों में बसेगा।
जब आप पिएंगे मैं उत्तर बन जाऊंगा। सम्राट कई दिनों तक मौन रहे। फिर एक दिन उन्होंने सबके सामने बैठकर पानी पिया, लेकिन इस बार किसी गिलास से नहीं, अपने हाथों की ओक में। और सबने देखा सम्राट रो रहे हैं, लेकिन उनके आंसू नहीं गिर रहे, वह भीतर उतर रहे थे उस अदृश्य गिलास में जो शायद बीरबल था। दृश्य 5 सम्राट का अदृश्य गिलास। अब सम्राट जहां भी जाते लोग उनके पास गिलास लाकर रखते। एक अनाथ बच्चा आया, हाथ में टूटा हुआ कांच लिए। महाराज, ये मेरा गिलास है। इसमें मां की हंसी थी, अब नहीं है। क्या आप इसमें अपनी चुप्पी डाल सकते हैं? अकबर ने वह कांच उठाया और केवल उसमें सांस ली और चमत्कार हुआ। बच्चे ने कहा, अब इसमें फिर से मां की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो अब आपकी जैसी लगती है। दृश्य 6 अंत का आरंभ। सम्राट ने दरबार बंद कर दिया। अब केवल गिलासों की सभा चलती थी, हजारों गिलास जिनमें समय की कहानियां भरी थीं। उन्होंने हर गिलास को अपने कमरे में रखा और रात में एक एक से बात करते। एक दिन सब दरबारी उनके कक्ष में पहुंचे और पाया कि सम्राट वहां नहीं है। केवल एक गिलास रखा था, अदृश्य, लेकिन सबको उसकी उपस्थिति महसूस हुई। उसके नीचे लिखा था, अब जो न्याय करोगे उसमें मैं नहीं, मेरा मौन बोलेगा। अगर तुमने न्याय किया मैं लौट आऊंगा, एक गिलास बनकर, शायद तुम्हारे भीतर। समापन। गिलास बनता राज्य। अब दिल्ली एक शहर नहीं रही, वह एक गिलास बन गई थी। हर घर में एक चुप गिलास, हर बच्चा उसमें अपने सपनों की परछाई भरता। और कभी कभी जब हवा बहती है, लगता है जैसे बीरबल की हंसी उस गिलास में गूंजती है। क्या आप अब इसका अंतिम भाग, बीरबल की वापसी, गिलास की आत्मा या गिलास में बसी दिल्ली पढ़ना चाहेंगे? इस आखिरी भाग में अकबर और बीरबल गिलास की आत्मा बनकर पूरे साम्राज्य को एक अदृश्य दरबार में बदल देंगे, जहां मौन ही इमारत है और न्याय की भाषा केवल श्वास है। बिल्कुल। मैं अकबर की नाक का रहस्य शीर्षक पर आधारित 2 अलग अलग कहानियां 5000 शब्द प्रत्येक तैयार करूंगा। हर कहानी का प्लॉट, वातावरण और संदेश थोड़ा अलग होगा, ताकि आपको 2 बिल्कुल अलग अनुभव मिलें। पहली कहानी अधिक रहस्यमय और दरबारी शैली में होगी, दूसरी थोड़ी दार्शनिक और प्रतीकात्मक। यह रहा पहली कहानी का प्रारंभ। कहानी 1, अकबर की नाक का रहस्य। दरबार में फैला रहस्य। भाग 1, अनोखी भविष्यवाणी। एक दिन जब बादशाह अकबर अपनी राजसभा में बैठे थे, अचानक दिल्ली के प्रसिद्ध ज्योतिषी दरबार में हाजिर हुए। वे बोले, जहां पनाह, आकाश की चाल और ग्रहों की गति देखकर मैंने एक विचित्र बात देखी है। आपकी नाक इस साल के अंत तक एक महान रहस्य का कारण बनेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हंसे, नाक का रहस्य? यह तो दिलचस्प है। देखेंगे क्या होता है। बीरबल भी मुस्कुरा दिए, मगर कहीं उनके भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा जागी। भाग 2, नाक का ध्यान। दिन बीतते गए। धीरे धीरे अकबर को एहसास हुआ कि सबकी नजर उनकी नाक पर रहने लगी थी। जब वे बात करते, दरबारी उनकी नाक को घूरते। जब शिकार पर जाते, सिपाही उनकी नाक का आकार तौलते। यहां तक कि नगर में भी अफवाह फैल गई, बादशाह की नाक में कोई रहस्य है। अकबर को पहले तो मजा आया, फिर धीरे धीरे बेचैनी होने लगी। क्या मेरी नाक में कुछ गड़बड़ है, वे सोचने लगे। भाग 3, नाक का गायब होना। एक सुबह कुछ अजीब हुआ। अकबर जब आईने में झांके तो चौंक गए, उनकी नाक गायब थी। न कोई चोट, न कोई दर्द, बस
आईने में नाक दिखाई नहीं दे रही थी। वे घबरा गए। तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल आए, देखा और मुस्कराए। जहां पनाह, डरने की बात नहीं है। आपकी नाक वही है। तो फिर आईने में क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जो डर गया वह खुद को देखने की ताकत खो बैठा। भाग 4, बीरबल की खोज। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक अजीब घोषणा करवाई, जो भी अकबर की नाक को फिर से खोज कर लाएगा उसे 1000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। सारे शहर में अफरातफरी मच गई। कोई वैद्य आया, कोई तांत्रिक, कोई जादूगर। सबने अपनी अपनी तरकीबें आजमाईं, मगर नाक गायब ही रही। आखिर में एक बूढ़ी औरत आई। उसने अकबर को देखा और हंस पड़ी। बादशाह सलामत, आपकी नाक तो वही है जहां होनी चाहिए, बस आप अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे। भाग 5, रहस्य का समाधान। बीरबल ने आईने के पीछे जाकर उसे ठीक किया। दरअसल दरबार के एक ईर्ष्यालु मंत्री ने जानबूझकर अकबर के शाही आईने पर एक विशेष तरह की पारदर्शी धुंध लगा दी थी, जिससे नाक धुंधली हो जाती थी। आईना साफ किया गया और अकबर की नाक पूरी चमक के साथ फिर दिखने लगी। अकबर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, असली नाक डर में नहीं खोती, बस भरोसे में धुंधलाती है। सीख: जो अपनी सच्चाई पर विश्वास नहीं करता वह खुद को खो बैठता है। दुनिया की अफवाहें जब खुद पर शक करा दें तो अपना आईना साफ करना चाहिए, न कि अपनी नाक खोजनी चाहिए। अब दूसरी कहानी बिल्कुल अलग अंदाज में, थोड़ा गहरा और प्रतीकात्मक। कहानी 2, अकबर की नाक का रहस्य। प्रतीकों और चेतना की दुनिया में। भाग 1, सपना। अकबर ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उनकी नाक एक सुनहरी धागे से बंधकर आसमान की ओर खींच रही थी। जैसे जैसे धागा ऊपर खींचता, अकबर हल्के होते जा रहे थे, मगर उनकी नाक बढ़ती जा रही थी। जागने के बाद अकबर परेशान थे। नाक अहंकार का प्रतीक भी होती है। क्या सपने का मतलब था कि उनका अहंकार खींचा जा रहा है? भाग 2, गुप्त संत। इसी दौरान एक गुप्त साधु दरबार आया। उसने कहा, जहां पनाह, आपकी नाक में ब्रह्मांड का रहस्य है। जब तक आप इसे जानेंगे नहीं, तब तक आप सच्चे बादशाह नहीं बन सकते। अकबर ने उसे गंभीरता से लिया। बीरबल से कहा, चलो इस रहस्य की खोज में निकलते हैं। भाग 3, 3 द्वार। संत ने कहा, नाक का रहस्य 3 द्वारों के पार मिलेगा। पहला द्वार, अहंकार छोड़ो। अकबर ने गुप्त वेश में दिल्ली के बाजार में जाकर खुद को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। जब एक चायवाले ने उन्हें डांटकर भगाया तो अकबर ने पहली बार अपने गुस्से को चुपचाप पी लिया। पहला द्वार खुला। दूसरा द्वार, स्वीकृति। अकबर को एक रोगी की सेवा करनी पड़ी जो बदबूदार और कुरूप था। अकबर ने प्रेम से उसकी सेवा की जैसे अपनी आत्मा को। दूसरा द्वार भी खुला। तीसरा द्वार, मौन। अकबर एक पहाड़ की चोटी पर चुपचाप बैठे। कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं। वहां मौन में उन्होंने अपनी नाक यानी अपनी आत्मा की सच्ची सुगंध को पहली बार महसूस किया। वे जान गए कि असली नाक शारीरिक नहीं, चेतना की पहचान है। भाग 4, लौटना। जब अकबर लौटे उनका चेहरा चमक रहा था। उनकी नाक पहले जैसी ही थी, मगर अब उस नाक पर एक गहरी शांति का प्रकाश था। दरबार में सबने देखा, अकबर बदल गए थे। उनका क्रोध, उनका घमंड, उनकी जल्दबाजी सब गायब थी। भाग 5, अंतिम रहस्य। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, जहां पनाह, नाक का रहस्य कैसा था?
अकबर ने उत्तर दिया, नाक शरीर पर नहीं, आत्मा पर होती है। जो अपनी आत्मा की सुगंध पहचान लेता है वही सच्चा बादशाह बनता है। सीख, सच्चा गौरव दिखावे में नहीं, आत्मा की सुगंध में होता है। जो अपने भीतर के मौन को जान लेता है वही दुनिया पर राज्य कर सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों कहानियों का और भी विस्तार कर सकता हूं, हर एक को और 5000+ शब्दों में, या इनसे जुड़े अगले भाग भी रच सकता हूं, जैसे नाक का दूसरा रहस्य, बीरबल का नाक वाला सवाल आदि। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन दोनों को अब और आगे विस्तार दूं? जैसे हर कहानी को अध्यायों में बांटकर पूरा उपन्यास जैसा बना दूं? बहुत बढ़िया। आपने कहा इसका अगला भाग दो, तो मैं हर कहानी का एक एक अगला भाग बनाऊंगा, यानी दोनों कहानियों के अगले अध्याय। हर भाग नई परत खोलेगा और कहानी को आगे बढ़ाएगा। शैली वही रहेगी। पहली कहानी हल्का, रहस्यपूर्ण और दरबारी हास्य। दूसरी कहानी गहरी, प्रतीकात्मक और दार्शनिक। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी 1 का अगला भाग, अकबर की नाक का रहस्य, भाग 2, दूसरा आईना। भाग 1, मंत्री की चाल। नाक का रहस्य खत्म होते ही सब कुछ सामान्य लौट आया था, मगर जिस मंत्री ने पहले आईने में धुंध लगाई थी वह हार मानने वालों में नहीं था। उसने अब एक और योजना बनाई। एक कारीगर से विशेष आईना बनवाया गया जो देखने वाले के चेहरे को विकृत कर दे, किसी की नाक लंबी दिखे, किसी की छोटी। और वह आईना चोरी छिपे बादशाह के कक्ष में फिर से रखवा दिया गया। भाग 2, नई परेशानी। इस बार अकबर ने देखा उनकी नाक असामान्य लंबी हो गई है। यह कैसे हुआ? पूरा दरबार फिर अफवाहों से भर गया। बादशाह सलामत की नाक अब 3 हाथ लंबी हो गई है। कोई कहता यह अशुभ है, कोई कहता यह तो देवताओं का वरदान है। भाग 3, बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अब तो मेरी नाक सच में बढ़ गई है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, क्या आपने अपनी नाक को अपने हाथ से छूकर देखा? अकबर ने तुरंत अपनी नाक पकड़ी। नाक वैसी ही सामान्य थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो चीज दिखती है वह हमेशा सच नहीं होती। कभी कभी झूठा आईना भी हमारी सच्चाई को बिगाड़ देता है। भाग 4, मंत्री का पर्दाफाश। बीरबल ने जांच करवाई। असली आईना हटाया गया और मंत्री को पकड़ा गया। अकबर ने सजा दी मगर साथ में सबक भी दिया। जो दूसरों का चेहरा बिगाड़ता है पहले खुद की आत्मा को कुरूप कर बैठता है। भाग 5, नाक का असली मतलब। आखिर में बीरबल ने दरबार में घोषणा की, नाक सम्मान का प्रतीक है, पर असली सम्मान दिखावे या आकार में नहीं बल्कि सच्चाई, विनम्रता और स्पष्ट दृष्टि में है। दरबार ने तालियां बजाईं और अकबर मुस्कुराते हुए बोले, अब मेरी नाक का रहस्य नहीं, मेरा आईना साफ है। कहानी 2 का अगला भाग, अकबर की नाक का रहस्य, भाग 2, आत्मा की गंध। भाग 1, अदृश्य महक। पहाड़ से लौटने के बाद भी अकबर के भीतर एक अजीब सी सुगंध बनी रही थी। कोई इत्र नहीं, कोई फूल नहीं, फिर भी जैसे आसपास कोई गहरा आत्मीय गंध फैला हुआ हो। बीरबल ने महसूस किया, दरबारियों ने भी महसूस किया, मगर शब्दों में नहीं बांध पाए। यह सुगंध अकबर के व्यवहार, उनके शब्दों, उनके मौन में थी। भाग 2, अगली चुनौती। एक दिन साधु फिर आया। उसने कहा, जहांपनाह, आपने आत्मा की सुगंध को छुआ है। अब आपको इसे दुनिया में बांटना है, बिना घमंड, बिना अपेक्षा।
तभी आप सच्चे सम्राट कहलाएंगे। अकबर ने स्वीकार किया। भाग 3 सेवा का मार्ग। अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा की, जो भूखे हैं उनके लिए अन्न भंडार खुले, जो दुखी हैं उनके लिए आश्रय बने, जो अज्ञानी हैं उनके लिए विद्यालय बने। बिना अपना नाम लगाए, बिना श्रेय लिए बादशाह ने सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे दिल्ली के गलीकूचों में भी वह अदृश्य गंध फैलने लगी, प्रेम की, करुणा की, मौन की। भाग 4 आत्मा का पुल। बीरबल ने देखा कि अब अकबर का चेहरा बदल गया है। उसकी आंखों में एक पुल बन गया था, लोगों के दिलों तक जाता हुआ। जहां पनाह, बीरबल बोले, नाक अब केवल पहचान नहीं, अब वह आपकी आत्मा का सेतु बन चुकी है। भाग 5 अंतिम उद्घोष। अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, बाहरी पहचान मिट सकती है, मगर जो आत्मा से सुगंध उठती है वह युगों युगों तक जीवित रहती है। दरबारियों ने सिर झुका लिए, क्योंकि उस दिन पहली बार उन्होंने एक ऐसे बादशाह को देखा जिसकी नाक नहीं, आत्मा राज कर रही थी। अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों कथाओं को अब तीसरे भाग में भी आगे बढ़ा सकता हूं, जहां अकबर का नाक का रहस्य पूरे राज्य में एक आंदोलन बन जाता है। या दोनों कहानियों को और गहरा और दार्शनिक बनाकर उपन्यास रूप दे सकता हूं। क्या अगला भाग, भाग 3 भी तैयार करूं? अगर हाँ तो बताइए, हल्का, गहरा या दोनों मिश्रण में कैसा चाहिए? बहुत अच्छा, आपने फिर कहा, और इसका अगला भाग दो। तो अब मैं इन दोनों कहानियों का तीसरा भाग तैयार करूंगा। हर कहानी में एक नई परत और बड़ा विस्तार आएगा। यह तीसरा भाग पहले से और गहरा और ज्यादा अर्थपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी 1 का अगला भाग, अकबर की नाक का रहस्य, भाग 3 नाक का राज्य। भाग 1 नई अफवाह। कुछ समय बाद एक नई अफवाह फैली, जिसके पास सबसे सुंदर नाक होगी वही अकबर के बाद अगला शासक बनेगा। यह अफवाह कैसे फैली, किसी को पता नहीं चला, मगर पूरी राजधानी में हलचल मच गई। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब अपनी नाक पर ध्यान देने लगे। नाक को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के लेप, तेल, मसाज चलने लगे। बाजारों में नाक को चमकाने वाला चूर्ण बिकने लगा। भाग 2 हास्यास्पद प्रतियोगिता। आखिर में दरबार में एक अजीब मांग उठी, जहां पनाह नाकों की प्रतियोगिता करवाई जाए। अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल मुस्कुराए, उन्हें बात समझ आ गई थी। किसी शरारती मंत्री ने जनता को भ्रमित कर दिया था। भाग 3 बीरबल का समाधान। बीरबल ने घोषणा करवाई, जो अपनी नाक से सबसे बड़ा पुण्य का कार्य करेगा वही असली विजेता होगा। इस बात ने सबको चौंका दिया। नाक से पुण्य? लोग सोचने लगे। किसी ने अपनी नाक से चंदन उठाकर मंदिर में चढ़ाया, किसी ने अपनी नाक से खुशबूदार फूल उठाकर गरीबों में बांटे। लेकिन बीरबल ने असली अर्थ समझाया। नाक केवल शरीर का अंग नहीं, सम्मान और सच्चाई की पहचान है। जो अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग दूसरों के भले के लिए करता है वही असली विजेता है। भाग 4 असली विजेता। अंत में बीरबल ने एक साधारण किसान को विजेता घोषित किया, क्योंकि उसने अपनी मेहनत की कमाई से अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाया था, बिना किसी प्रचार के। उसकी नाक साधारण थी, मगर उसका हृदय दिव्य था। भाग 5 अंतिम सीख। अकबर ने सबको संबोधित किया। नाक ऊंची नहीं, दिल ऊंचा होना चाहिए। सम्मान दिखावे से नहीं, सेवा से मिलता है। दरबार गूंज उठा तालियों से। नाक का रहस्य अब पूरे राज्य में एक नई जागरूकता बन चुका था। कहानी 2 का अगला भाग,
अकबर की नाक का रहस्य भाग 3 सुगंध का साम्राज्य। भाग 1 अदृश्य सम्राट। अकबर अब दिल्ली के सुल्तान थे, लेकिन उनकी असली सत्ता अदृश्य हो गई थी। लोग उनके आदेशों से नहीं, उनके मौन, उनकी करुणा, उनकी अदृश्य महक से संचालित हो रहे थे। बिना डंडे के शासन, बिना तख्त के राज्य। भाग 2 भीतर की नाक। साधु एक बार फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, आपने बाहर की नाक पहचान ली, अब भीतर की नाक को पहचानिए, वह जो सत्य को सूंघती है। भाग 3 सत्य की खोज। अकबर ने तपस्या शुरू की। वे गुप्त रूप से साधुओं, फकीरों और आम जनों के बीच रहने लगे। हर जगह एक ही प्रश्न करते, इस सत्य की सुगंध कैसी है? कोई कहता, सत्य में शांति है। कोई कहता, सत्य में भय नहीं है। कोई कहता, सत्य में प्रेम है। धीरे धीरे अकबर समझने लगे, सत्य वह है जो भीतर से महकता है, बाहर से नहीं। भाग 4 अंतिम द्वार। एक दिन वे एक निर्जन आश्रम पहुंचे। वहां एक बूढ़ा साधक बैठा था, आंखें बंद, नाक से धीमे धीमे गहरी सांस लेता हुआ। अकबर ने पूछा, मुझे सिखाओ, भीतर की नाक से सत्य को सूंघना कैसे होता है? साधक ने केवल एक वाक्य कहा, जब तुम अपना अहंकार छोड़कर श्वास भरोगे, तो हर श्वास सत्य की सुगंध बन जाएगी। भाग 5 आत्मा की महक। उस दिन अकबर ने भीतर गहरी सांस ली और पहली बार पूरी सृष्टि को अपनी आत्मा के भीतर महकते पाया। अब अकबर लौटे, मगर बदलकर। अब वे हर प्राणी में, हर पत्ते में, हर मुस्कान में एक सुगंध पहचानते थे, जो नाक से नहीं, आत्मा से महसूस होती थी। अंतिम संदेश, सच देखने की नहीं, महसूस करने की चीज है। जो आत्मा की नाक खोल लेता है, वह पूरी सृष्टि को प्रेम की गंध में जीता है। अगर आप चाहें तो अब इन दोनों कहानियों का चौथा भाग भी बना सकता हूं, जहां अकबर और बीरबल मिलकर नाक का महोत्सव या सुगंध यात्रा आयोजित करते हैं, या इन दोनों को मिलाकर एक महाकाव्य शैली में पूरे राज्य का कायाकल्प दिखा सकता हूं। क्या आप अगला भाग, भाग 4 भी चाहते हैं? अगर हां, तो हल्का, गहरा या दोनों मिश्रण में कैसा मूड रखें? बहुत अच्छा। आपकी इच्छानुसार अब मैं इन दोनों कहानियों का चौथा भाग भी तैयार कर रहा हूं। यह भाग दोनों कथाओं को और ऊंचाई पर ले जाएगा। अब कहानी एक निजी रहस्य से निकलकर पूरे साम्राज्य के चेतना परिवर्तन की ओर बढ़ेगी। शैली, पहले कहानी हल्के हास्य के साथ, फिर गहरा दर्शन। तो आइए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कहानी 1 का अगला भाग, अकबर की नाक का रहस्य, भाग 4 नाक महोत्सव। भाग 1 बीरबल का प्रस्ताव। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब जब आपकी नाक का रहस्य सबको सिखा चुका है कि असली सम्मान सेवा और सत्य में है, तो क्यों न एक नाक महोत्सव रखा जाए? अकबर मुस्कुराए, नाक महोत्सव? वह कैसा होगा? बीरबल बोले, एक ऐसा उत्सव जहां हर व्यक्ति अपनी नाक यानी अपने अच्छे कर्मों को प्रस्तुत करेगा, बिना घमंड, बिना छल। सच्ची सुगंध दिखाने का अवसर। भाग 2 नाक का उत्सव शुरू। अकबर ने आदेश दिया और राज्य में नाक महोत्सव की घोषणा हुई। हर वर्ग के लोग आए, किसान, सेनापति, व्यापारी, कलाकार। सब अपने श्रेष्ठ कर्मों के प्रतीक के रूप में फूल, चित्र, कविता या सेवा का विवरण लेकर आए। कोई किसान अपनी कड़ी मेहनत से उगाई अन्न की माला लाया। एक सैनिक ने अपनी तलवार नहीं, अपनी रक्षा की प्रतिज्ञा रखी। कलाकारों ने सच्चाई पर आधारित नाटक प्रस्तुत किए। भाग 3 असली नाक की पहचान। बीरबल ने नियम रखा,
यहाँ नकली नाक नहीं चलेगी। जो झूठ बोलेगा उसकी नाक प्रतीकात्मक रूप से लंबी कर दी जाएगी। एक जोकर तैयार बैठा था जो नकली लंबी नाक पहनाकर मजाक उड़ाता। लोगों ने दिल से सच्चाई दिखाई। महोत्सव में प्रेम, करुणा और सच्चे सम्मान की खुशबू फैल गई। भाग 4 अकबर का वचन। अकबर ने सभा में घोषणा की, आज से हमारे राज्य में नाक का मतलब है सत्य, सेवा और साहस। न केवल चेहरे की बल्कि आत्मा की नाक ऊंची होनी चाहिए। भाग 5 अंतिम दृश्य। महोत्सव का समापन एक विशाल दीप प्रज्वलन से हुआ। हर दीप एक नाक, हर नाक एक सच्चाई। पूरा साम्राज्य नई रोशनी से चमक उठा। और बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अब हर चेहरा एक आईना है जिसमें आत्मा की नाक चमकती है। कहानी 2 का अगला भाग। अकबर की नाक का रहस्य भाग 4 सुगंध यात्रा। भाग 1 साधु का अंतिम संदेश। साधु एक आखिरी बार अकबर के सपने में आया। उसने कहा, जहां पनाह, जो सत्य की सुगंध आपने भीतर पाई है, अब उसे पूरी पृथ्वी पर बिखेरने का समय आ गया है। चलो सुगंध यात्रा पर। भाग 2 यात्रा का आरंभ। अकबर ने गुप्त रूप से बीरबल और कुछ विश्वसनीय साथियों को चुना। वे राजसी वस्त्र नहीं, साधारण वेश में गांव-गांव, नगर-नगर गए। नहीं बोले कि वे सम्राट हैं। बस प्रेम, सेवा और मौन की खुशबू फैलाते रहे। किसी गांव में कुएं खुदवाए, कहीं बीमारों की सेवा की, कहीं शिक्षा के दीप जलाए। भाग 3 अदृश्य राज्य। धीरे धीरे दिल्ली के बाहर भी लोग एक नई गंध महसूस करने लगे। वह गंध न इत्र की थी, न धूप की। वह थी करुणा, सच्चाई और चुपचाप की सेवा की। लोग कहते, पता नहीं कौन आया था, पर उसके जाने के बाद जैसे दिल में कोई फूल खिल गया। भाग 4 अंतिम मिलन। साधु अंतिम बार प्रकट हुआ, अब शरीर के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल वटवृक्ष की छाया में। अकबर ने महसूस किया कि साधु बन गए थे प्रकृति, वायु और लोगों के हृदयों की मुस्कान में। भाग 5 सुगंध की घोषणा। अकबर राजधानी लौटे। दरबार में उन्होंने घोषणा की, आज से हमारा राज्य सुगंध का साम्राज्य होगा, जहां सत्ता नहीं, सेवा शासन करेगी। जहां तलवार नहीं, करुणा हुकूमत करेगी। जहां नाक नहीं, आत्मा से सुगंध बहेगी। दरबार में मौन था, वह मौन जो शब्दों से ऊंचा था। और सबके भीतर एक नई नाक खुली, जो दुनिया की सुंदरता को भीतर से सूंघ सकती थी। अगर आप चाहें तो अब मैं इन दोनों को महायात्रा की तरह जोड़ सकता हूं, या नाक का महामंत्र और सुगंध की अंतिम कथा जैसी अंतिम और भव्य समाप्ति भी रच सकता हूं। क्या आप इनका अगला भाग, भाग 5 भी चाहते हैं? अगर हाँ तो बताइए। क्या उसे आध्यात्मिक अंत, दरबारी हास्यपूर्ण अंत या दोनों का मिश्रण बनाऊं? बहुत सुंदर। अब हम इन दोनों कहानियों का भाग 5 बनाएंगे, जहां नाक महोत्सव और सुगंध यात्रा दोनों का चरम मिलन होगा। यह भाग कहानी को समग्र पूर्णता और गहरा भावनात्मक अंत देगा। शैली आध्यात्मिक प्लस हल्की हास्य की झलक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहानी 1 का अगला भाग। अकबर की नाक का रहस्य भाग 5 नाक का महामंत्र। भाग 1 बीरबल की घोषणा। नाक महोत्सव के सफल आयोजन के बाद बीरबल ने दरबार में प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, नाक की गरिमा को स्थायी बनाने हेतु एक महामंत्र बनाना चाहिए, जिसे हर बच्चा, हर नागरिक याद करे और जिए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा महामंत्र? बीरबल बोले मुस्कुराते हुए,
सरल, प्यारा और गहरा। जैसे नाक ऊंची, दिल विशाल, सेवा हमारी असली मिसाल। भाग 2 महामंत्र का उद्घोष। पूरे राज्य में यह मंत्र फैलाया गया। विद्यालयों में, बाजारों में, मंदिरों में, हर जगह लोग इस मंत्र को गाते थे। यह केवल शब्द नहीं थे, यह आत्मा में गूंजने वाला संगीत बन गया। भाग 3 अनोखी परीक्षा। बीरबल ने एक मजेदार योजना भी बनाई। जो इस मंत्र का सच्चा अर्थ अपने जीवन में उतारेगा, उसे नाक रत्न पुरस्कार मिलेगा। लोगों ने दिखावे से नहीं, दिल से नेक कार्य करने शुरू किए। राज्य में चोरी कम हुई, मदद बढ़ी, सत्य बोलने वालों का आदर बढ़ा। भाग 4 नाकों का दरबार। अकबर ने एक बार फिर दरबार सजाया। इस बार सब दरबारी अपनी नाक पर छोटा सा पुष्प लगाए थे, प्रतीक कि उनकी नाक अब केवल चेहरे पर नहीं, आत्मा में भी महक रही है। बीच दरबार में एक विशाल दर्पण रखा था, जिसमें हर व्यक्ति खुद को देखता और याद करता। नाक ऊंची, दिल विशाल। भाग 5 अंतिम दृश्य। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने मेरी नाक का रहस्य खोजकर इस राज्य को नई दिशा दी है। अब यह साम्राज्य नाक का राज्य नहीं, सेवा और सच्चाई का राज्य है। दरबार ठहाकों और प्रसन्नता से गूंज उठा। नाक का रहस्य अब जनवरी से जनवरी का प्रकाश बन चुका था। कहानी 2 का अगला भाग। अकबर की नाक का रहस्य, भाग 5 सुगंध की अंतिम कथा। भाग 1 भीतर का फूल। सुगंध यात्रा के बाद भी अकबर का हृदय शांति से भरा नहीं था। वे जानते थे यात्रा पूरी नहीं हुई। भीतर अब भी एक सवाल था, क्या यह सुगंध सदा टिकेगी? वे साधु की स्मृति में ध्यान लगाने लगे, और भीतर एक आवाज आई, जहां पनाह, सुगंध को स्थायी नहीं बनाया जा सकता, सुगंध को बांटा जा सकता है, हर दिन, हर क्षण। भाग 2 नया आदेश। अकबर ने घोषणा की, अब हर साल सुगंध दिवस मनाया जाएगा, जिस दिन हर नागरिक, राजा से लेकर किसान तक, कम से कम एक अच्छा कार्य करेगा, बिना नाम बताए, बिना इनाम चाहे। भाग 3 सुगंध का फैला। सुगंध दिवस ने चमत्कार कर दिया। हर साल राज्य भर में फूलों की तरह नए नेक कार्य खिलते रहे। मंदिरों में भोजन बांटा गया, रोगियों की सेवा हुई, वृक्ष लगाए गए, और हर बार हवा में वही अनुपम, अदृश्य महक फैल जाती थी। भाग 4 अंतिम मिलन। एक दिन बीरबल और अकबर दोनों ने साधु के पुराने वटवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया। उन्होंने नाक से गहरी सांस ली और पाया कि अब सुगंध बाहर नहीं, भीतर से उठ रही थी। वे मुस्कुराए। अब उन्हें किसी अफवाह, किसी रहस्य, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी। वे स्वयं ही सुगंध बन चुके थे। भाग 5 अंतिम संवाद। बीते वर्षों को याद करते हुए बीरबल बोले, जहां पनाह, जब आपने पहली बार पूछा था मेरी नाक का रहस्य क्या है, तब जवाब था सम्मान। आज उत्तर है प्रेम, सेवा और मौन। अकबर ने सिर झुकाया और एक छोटी सी हंसी के साथ बोले, नाक का रहस्य जानकर मैंने खुद को पा लिया, बीरबल। शुक्रिया। अंतिम दृश्य। हवा में फूलों की गंध तैर रही थी। राज्य का हर कोना मुस्कुरा रहा था, और किसी अदृश्य नाक से कोई महकता संदेश बार बार बिखर रहा था, नाक से नहीं, आत्मा से जियो। अब अगर आप चाहें तो मैं नाक का समापन महोत्सव, फाइनल ग्रैंड सेलिब्रेशन लिख सकता हूं, या बीरबल की नाक यात्रा जैसी एक स्वतंत्र, मजेदार और दार्शनिक नई उपकथा बना सकता हूं। क्या आप इनकी अगली और अंतिम बड़ी कथा भी पढ़ना चाहेंगे? अगर हाँ तो बताइए।
आपको विलक्षण चमत्कारी अंत चाहिए या सीधा, गहरा और आत्मिक अंत? बहुत शानदार। आपकी निरंतरता देखकर सचमुच ऐसा लग रहा है मानो हम नाक और सुगंध की पूरी महागाथा रच रहे हैं। अब हम इन दोनों कहानियों का भाग 7 लिखेंगे, जहां सब कुछ एक गहरे, विशाल और चमकते निष्कर्ष में जाकर मिल जाएगा। यह भाग पूरी श्रृंखला का एक आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहानी 1 का अगला भाग, अकबर की नाक का रहस्य, भाग 7, नाक की आत्मा। भाग 1, एक अद्भुत स्वप्न। एक रात अकबर ने स्वप्न में खुद को देखा, पर उनके पास न नाक थी, न आंखें, न देह। केवल एक चमकता प्रकाश था। उस प्रकाश में एक नन्ही सी खुशबू तैर रही थी, जैसे आत्मा की मुस्कान। स्वप्न में एक आवाज गूंजी, नाक, चेहरा, नाम सब बाहर के प्रतीक हैं। असली नाक वह है जो तुम्हारी आत्मा को खुशबू से भर दे। भाग 2, नया दृष्टिकोण। अकबर ने सुबह उठते ही बीरबल को बुलाया और कहा, अब से दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी। राजा और रंग समान होंगे, क्योंकि सबकी आत्मा की नाक एक जैसी है, सुगंध से भरी हुई। भाग 3, आत्मा का नाक महोत्सव। इस बार न झंडे लगे, न भीड़ जुटी। हर नागरिक से कहा गया, आज के दिन अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या मेरी आत्मा सुगंधित है? लोग अपने भीतर झांकने लगे। कुछ ने सेवा शुरू की, कुछ ने प्रार्थना की, कुछ ने क्षमा मांगी, और राज्य में अदृश्य फूल खिल उठे। भाग 4, बीरबल का अंतिम उपहार। बीरबल ने अकबर को एक साधारण दर्पण भेंट किया, जिसके पीछे लिखा था, नाक वह नहीं जो दिखे, नाक वह है जो महके। अकबर मुस्कुराए। उन्हें लगा वे पहली बार सचमुच महक उठे हैं। कहानी 2 का अगला भाग, अकबर की नाक का रहस्य, भाग 7, सुगंध का ब्रह्मराग। भाग 1, साधु का अंतिम संदेश। स्वप्न में साधु फिर आए, लेकिन इस बार वे कोई उपदेश नहीं लाए। वे बस मौन मुस्कुराए और एक बांसुरी बजाई। बांसुरी से जो धुन निकली, वह शब्दों में नहीं थी, वह केवल प्रेम, मौन और पूर्णता थी। भाग 2, सुगंध का संगम। अकबर ने एक निर्णय लिया, अब हर साल सुगंध दिवस पर कोई अलग योजना नहीं बनेगी। लोग अपनी आत्मा से जो निकाले, वही हमारी योजना होगी। और अद्भुत बात हुई। बिना किसी योजना के, बिना किसी आदेश के, राज्य में सेवा, प्रेम, करुणा की लहरें उठने लगीं। भाग 3, आत्मा के दीप। हर घर में दीप जलता रहा, पर अब वह दीप तेल से नहीं, प्रेम, क्षमा और नम्रता से जलता था। लोग बिना बोले एक दूसरे को फूल भेंट करते, बिना नाम पूछे, बिना कारण पूछे, बिना स्वार्थ पूछे। यह राज्य अब सुगंध का राज्य नहीं रहा, यह अब सुगंध की आत्मा बन चुका था। भाग 4, अंतिम मिलन। अकबर और बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक वृक्ष लगाया। नाम रखा नाक वृक्ष। उस पर कोई फल नहीं उगते थे, बस हर ऋतु में मंद मंद सुगंध बिखरती थी। यह वृक्ष राज्य का प्रतीक बन गया। मौन में बसी सेवा, हंसी में बसा प्रेम और नाक में बसी आत्मा। अब यदि आप चाहें तो मैं नाक वृक्ष की अमर कथा, एक बिल्कुल नई दार्शनिक और भावनात्मक कथा तैयार कर सकता हूं, या हम इस श्रृंखला का समग्र समापन महागाथा लिख सकते हैं 10,000 शब्दों में, जिसमें अकबर, बीरबल और पूरा राज्य एक नए आयाम में प्रवेश करेगा। क्या आप नाक वृक्ष की कथा या महागाथा समापन में से कुछ चुनना चाहेंगे? कैसा अंत पसंद करेंगे? हल्का और सुखद,
या गहरा और रहस्यमय? बहुत अच्छा। आपकी लगन देखकर सचमुच आनंद आ रहा है। अब हम इन दोनों कहानियों का भाग 6 तैयार करेंगे, जहां नाग का महामंत्र और सुगंध दिवस दोनों की परिणति एक भव्य समापन उत्सव और गहन आत्मिक परिवर्तन में होगी। शैली, पूर्णता, सौंदर्य, हल्का हास्य और गहरा सुकून। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। कहानी 1 का अगला भाग, अकबर की नाग का रहस्य, भाग 6, नाग का समापन महोत्सव। भाग 1, बीरबल की नई चुनौती। बीरबल ने एक दिन मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, हम सबने नाग का सम्मान कर लिया, सेवा कर ली, सुगंध फैला दी। पर क्या आपने सोचा है, जो नाग का अर्थ भूल जाए उसे कैसे जगाएंगे? अकबर चौंके। तो तुम्हारा मतलब है कि हमें इस चिरंतन संदेश को बार बार ताज़ा करना होगा? बीरबल सिर झुकाकर बोला, हाँ जहांपना। सुगंध यदि हर दिन ताज़ा न हो तो वह भी फीकी पड़ जाती है। भाग 2, समापन महोत्सव की घोषणा। अकबर ने आदेश दिया, हर 5 वर्षों में नाग समापन महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें लोग न केवल अपनी सच्चाइयां प्रस्तुत करेंगे, बल्कि अपने भीतर की गलती को भी स्वीकारेंगे। यह एक अद्भुत विचार था, अपनी भूलों को हंसते हंसते स्वीकार करना। भाग 3, महोत्सव का दृश्य। चारों ओर रंगीन झंडे लगे, हंसते चेहरे, फूलों की वर्षा, संगीत की धुन। लोग मंच पर आते और कहते, मैंने इस साल 3 बार गलती से झूठ बोला, लेकिन अब नहीं बोलूंगा। मैंने पड़ोसी से बिना बात नाराजगी पाल ली थी। माफी मांगता हूं। मैंने अपने बेटे की सफलता पर गर्व किया, सेवा को भूल गया था। अब सुधारूंगा। और हर स्वीकारोक्ति पर तालियां बजती, फूल बरसते। कोई उपहास नहीं था, बस प्रेम, अपनापन और सच्चाई थी। भाग 4, अकबर का भाषण। अंत में अकबर ने कहा, नाग केवल ऊंचाई की नहीं, नम्रता की भी पहचान है। जो अपनी भूलों को स्वीकार करता है, वही सच्ची सुगंध फैलाता है। भाग 5, अंतिम चित्र। सभी दरबारियों ने अपने नाकों पर फूलों का हार पहन लिया, न सजा के लिए, न दिखावे के लिए, बल्कि अपने हृदयों के इत्र के प्रतीक रूप में। नाग का रहस्य अब केवल दरबार का नहीं, हर दिल का उत्सव बन चुका था। कहानी 2 का अगला भाग, अकबर की नाग का रहस्य, भाग 6, सुगंध का अमरदीप। भाग 1, साधु का अंतिम दर्शन। सुगंध दिवस के कई वर्षों बाद एक गहरी रात, अकबर ने स्वप्न में साधु को फिर देखा। पर इस बार साधु का चेहरा नहीं था, केवल एक उज्ज्वल दीप जल रहा था। दीप से आवाज आई, जहां पनाह, अब समय आ गया है कि सुगंध को स्वरूप में बदलो। न केवल अच्छे कार्य करो, स्वयं अच्छे बनो। भाग 2, स्वप्न से जागरण। अकबर उठे और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हमने बहुत कुछ सिखाया, फैलाया। अब हमें अपने जीवन से, मौन से, सेवा से, अपने उदाहरण से जीना है। अब भाषण नहीं, बस सुगंध बनना है। भाग 3, दीपों का उत्सव। अकबर ने आदेश दिया कि इस वर्ष सुगंध दिवस पर कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई उद्घोष नहीं होगा। सिर्फ हर घर में एक दीप जलाया जाएगा, अपने भीतर के प्रकाश के लिए। और जो चाहे बिना शब्दों के सेवा करेगा, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। भाग 4, अनदेखी सुगंध। उस रात पूरे राज्य में कोई ढोलनगाड़ा नहीं बजा, सिर्फ असंख्य दीप जल उठे। छोटे बड़े, झोंपड़ी, महल, सब एक जैसी रोशनी से नहाए। हवा में कोई इत्र नहीं था, पर एक अदृश्य गंध थी, पवित्रता, मौन प्रेम और गहरी करुणा की।
भाग 5 अंतिम मिलन। बीच दरबार में अकबर और बीरबल साथ बैठे। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, नाक का रहस्य अब न शब्दों में है, न प्रतिमा में, वह अब हमारे होने में है। अब अगर आप चाहें तो मैं नाक और सुगंध का अंतिम महाग्रंथ 1800 प्लस शब्दों का पूर्ण महाकाव्यात्मक समापन तैयार कर सकता हूं, या बीरबल की नाक यात्रा नाम से एक अलग दार्शनिक हास्य यात्रा कथा शुरू कर सकते हैं। क्या आप इसका अगला महाअध्याय महाकाव्य जैसा चाहते हैं? बताइए, आपको ज्यादा हास्य प्रधान, आध्यात्मिक या दोनों का संयोजन चाहिए? बहुत बढ़िया। आप जिस सुंदर निरंतरता से आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे यह पूरी कथा अब एक जीवित महागाथा बन चुकी है। आइए अब हम अकबर की नाक का रहस्य श्रृंखला का भाग 8 रचते हैं, जहां यह कहानी और भी गहरी, दिव्य और अमर दिशा में प्रवेश करेगी। कहानी 1 का अगला भाग, अकबर की नाक का रहस्य, भाग 8, नाक वृक्ष का वरदान। भाग 1, नाक वृक्ष का चमत्कार। नाक वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन यह साधारण वृक्ष नहीं था। जिस दिन कोई व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करता, नाक वृक्ष की एक शाखा स्वतः झुक जाती और फूल झड़ने लगते। दरबारियों ने देखा कि कुछ शाखाएं भारी हो जाती जब कोई भीतर से बदलता था। भाग 2, सूक्ष्म संकेत। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह वृक्ष हमारी आत्मा का आईना है। इसकी शाखाएं नहीं, हमारा अंतःकरण झुकता है। अकबर ध्यान से सुनते रहे। धीरे धीरे उनका शासन पहले से कहीं अधिक न्यायपूर्ण, विनम्र और करुणामय हो गया। भाग 3, राज्य में परिवर्तन। राज्य में चोरी, झूठ, अन्याय लगभग लुप्त हो गए। लोग जान गए थे कि कोई निगरानी नहीं है, पर नाक वृक्ष हर भावना का साक्षी है। जो गलत करता, वह स्वयं अपने अपराध का वजन महसूस करता, और जो अच्छा करता, उसकी आत्मा में सुगंध की बयार बहती। भाग 4, बीरबल का रहस्योद्घाटन। एक दिन बीरबल ने अकेले में अकबर से कहा, यह वृक्ष असल में बाहर नहीं है, जहांपना। नाक वृक्ष हर प्राणी के भीतर है। जब आत्मा सच्ची होती है, तब भीतर के वृक्ष में फूल खिलते हैं। अकबर ने आंखें बंद कर लीं, और उन्हें अपने भीतर एक उज्ज्वल वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं महक रही थीं। कहानी 2 का अगला भाग, अकबर की नाक का रहस्य, भाग 8, सुगंध का अमर सागर। भाग 1, साधु का अंतिम अवतरण। राज्य के सुदूर छोर पर एक दिन वह साधु फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे साधु नहीं, केवल एक झिलमिलाती सुगंध थे। जो भी उस स्थान से गुजरता, उसके भीतर अचानक शांति और आनंद भर जाता। किसी को साधु दिखते नहीं थे, पर सबके दिलों में नए गीत गूंजने लगे। भाग 2, मौन का आदेश। अकबर ने ऐलान किया, अब से हर वर्ष एक दिन ऐसा होगा जब पूरे राज्य में कोई शब्द नहीं बोलेगा, सिर्फ मौन, सेवा और सुगंध रहेगी। उस दिन न कहीं शोर, न तामझाम, सिर्फ मौन में काम होता, मौन में प्रेम बंटता। भाग 3, अकबर का आंतरिक सागर। अकबर ने महसूस किया कि उनके भीतर कोई एक सागर लहरा रहा है, जिसमें न शब्द थे, न विचार, बस एक शाश्वत सुगंध थी। उन्होंने खुद से कहा, अब मैं राजा नहीं, अब मैं एक सुगंधित तरंग हूं। और उस दिन से अकबर ने शासन नहीं किया, बल्कि सेवा की। दरबार अब दरबार नहीं था, वह एक सुगंधित ध्यानस्थ तपोवन बन गया। भाग 4, अंतिम आलोक।
सुगंध दिवस के दिन पूरा राज्य ऐसा चमक रहा था जैसे अनेकों आत्माओं ने अपने भीतर के दीप जला लिए हों और आकाश से वह सुगंध बहती चली।